Hello students, welcome to Physics by GD. So today we are going to start a new chapter of class 12 physics which is electrostatics. So बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ बेसिक हिस्सा आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है और क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर का स्टार्ट ही एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हो रहा है। तो बढ़ते आगे, बट एक बार थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th का जो भी चीज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो अब वो चीज क्या है, गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। बट इनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, बराबर। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। जैसे देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बीन डिवाइडेड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो एंड वन इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट, बराबर। तो आप लोग, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक टाइप का क्या है, चार्ज है। तो आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज, सॉरी, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, बराबर। हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक? नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते क्या है, चार्ज के बारे में। अब वो चार्ज होता क्या है वो समझो। देखो यहां पर चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। तो आप लोग जो बोलते हो ना, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप जिस चार्ज का स्टडी कर रहे हो ना, जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो जिस चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो जिस चार्ज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज, बराबर। और ये भाई हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये तो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, टेस्ट चार्ज क्या है। अब बच्चों देखो सिंपल है, आपने 11th में थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है। तो मैं बोलता हूं कि सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, मैं बोलता हूं कि यहां पर एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल आपको चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, मतलब ये चार्ज मतलब ये जो पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल है, आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, इसके सराउंडिंग में कोई दूसरे चार्ज को, मतलब इसके सराउंडिंग में चार्ज को लाओगे, कोई दूसरे को, दूसरे पार्टिकल को, जो कि क्या है, चार्ज पार्टिकल। अब अगर इसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो ये मूव करेगा। इसका मतलब क्या, ये क्या है, चार्ज बॉडी है, बराबर। इसका मतलब क्या, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, मतलब अगर वो चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, फिर भी उसको पढ़ने के लिए हम लोग किसी एक चार्ज का यूज कर रहे हैं ना। तो सिमिलरली यहां पर हम लोग सोर्स चार्ज को पढ़ने के लिए टेस्ट चार्ज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बच्चों हमेशा बोला जाता है वेरी स्मॉल, स्मॉल चार्ज बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही कम। और एक चीज बोलते हैं कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी होगा चलेगा। अरे स्टडी करने के लिए हम लोग पॉजिटिव भी यूज करते हैं, नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि पॉजिटिव लो, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। और एक और चीज, इसका वैल्यू स्मॉल ही क्यों होना चाहिए, बराबर। टेस्ट चार्ज का वैल्यू स्मॉल ही क्यों होना चाहिए। देखो बच्चों, आप पढ़ रहे हो इसके बारे में, मतलब किसके बारे में, सोर्स चार्ज के बारे में। और सोर्स चार्ज कैसा है, रेस्ट पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सोर्स चार्जेस विच आर एट रेस्ट। और अगर आपका टेस्ट चार्ज छोटा वैल्यू नहीं रखता है, अगर उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है या इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, तो चांसेस है कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से हमारा सोर्स चार्ज क्या करे, मूव करे। और अगर वो एक बार मूव करने लग जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी ना रहेगा, वो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बन जाएगा ना, बराबर। इसीलिए टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक और चीज हमें जो यहां पर लगेगा, एक बार हम रिवाइज करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाई वी आर स्टडिंग गॉस लॉ, है ना। क्यों हमें गॉस लॉ पढ़ना चाहिए और गॉस लॉ आया कैसे, बराबर।
इसको समझने से पहले हम लोग कूलम्स लॉ पे एक बार बात करते हैं। कूलम्स लॉ, अब बच्चों कूलम्स लॉ तो आप लोग को पता है, एक चार्ज Q1 है, यहां पर दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें कौन बताता है, कूलम्स लॉ बताता है। या इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो भी हमें कूलम्स लॉ बताता है, बराबर बराबर लेकिन सपोज कि चार्ज हमारा ज्यादा हो गया, चार्ज का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे करते करते Qn चार्जेस हो गए। तो हर एक के लिए ये चीज पॉसिबल तो है बट प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमें n इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर n इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का बढ़ जाएगा, चार्ज का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएगा, तो उस केस में हमारा गॉस लॉ कूलम्स लॉ एप्लीकेबल तो है बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो वहां पे आता है गॉस लॉ, वहां पे आता है गॉस लॉ। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सपोज कि एक फुटबॉल है जिसको खेलते खेलते इधर उधर मारते मारते बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वहां पे ना चार्ज आ गया, ऐसे उस पे चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज। अब हमें जानना है इस फुटबॉल के सेंटर से बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इस 1 मीटर की दूरी पे कितना, इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करें, अब देखो यहां पर भी पॉइंट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अब यहां पर मुझे बताओ इस केस में क्या आप लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्या कर तो सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना, सही बात है कि नहीं, क्योंकि हर पॉइंट से डिस्टेंस इसका अलग हो जाएगा, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो दैट इज व्हाई हियर गॉस लॉ कम्स इन पिक्चर। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बॉडी, कोई भी बॉडी है जिसपे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसकी वजह से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अब गॉस लॉ एक्चुअल में बोल क्या रहा है, गॉस लॉ बोलता है कि क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट ds बार इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। जैसे ये इस चीज को हम बोलते हैं फ्लक्स, क्या बोलते हैं, फ्लक्स, इंडिकेट करते हैं इस साइन से, ये क्या होता है, ई बार डॉट ए बार। अगर छोटा सा एरिया रहेगा तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार या da बार, सही बात है। ऐसे हम लोग फ्लक्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉडी का, वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अब इसको एक्चुअल में समझने के लिए ना हम लोग को एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग को ये पूरा समझेगा। अभी के लिए इतना समझ रहे क्या, गॉस लॉ क्या है, ये है फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों, यहां पर समझो एक सरफेस है ऐसा, इसका एरिया वेक्टर यहां पर ए बार, और मैंने इसको रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार पे जो कि इस डायरेक्शन में। अब यहां पर एरिया वेक्टर आ रहा है, आप लोग तो समझते थे एरिया स्केलर है, एक्चुअल में एरिया स्केलर भी है, एक्चुअल में एरिया वेक्टर भी है। अब कुछ जगहों पे वो स्केलर जैसा बिहेव करता है, कुछ जगह पे वो कैसे बिहेव करता है, एज अ वेक्टर। तो इस केस में हम लोग उसको ना डायरेक्शन दे देते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पर उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो भी सरफेस है उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो एरिया का होता था, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर इस एरिया के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई फाई इक्वल्स टू ई बार डॉट ए बार। अब यहां पर दोनों पैरेलल है तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, सही है। अगर समझो इसी एरिया को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 12th के पार्ट पे, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहला एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इसका मतलब समझो, मतलब हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये देखो मैंने इसको यूनिफॉर्मली क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही देना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी दोगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा नेगेटिव के लिए।
ठीक है, तो हमें ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, शेल का मतलब होता है सिर्फ आउटर लेयर रहेगा, अंदर खाली रहेगा, खोखला रहेगा, तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पे। तो मान लो कि वो पॉइंट ये है, पॉइंट पी, जहां पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस स्पेरिकल शेल। ठीक है, हाँ या ना? अब कैसे करें, कैसे करना है, वही गॉस लॉ अप्लाई करो। एप्लीकेशन किसका है, गॉस लॉ का ना। तो गॉस लॉ में देखो क्या था, जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट कर दो। तो पहले मैं बोलता हूं कि मैं क्या करता हूं, इस एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है, मतलब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो सरफेस आपके हिसाब से होगा, आपके ऊपर है आप किस टाइप का गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हो। अब आपके ऊपर है तो ये तो सही है, लेकिन हर बार आपको अपने हिसाब से सरफेस नहीं लेना है, ऐसा सरफेस लेना है कि जिससे क्या हो जाए, आपका कैलकुलेशन पार्ट कम से कम हो, कम से कम हो। तो बच्चों इस पे याद रखने का, जैसा बॉडी वैसा सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, जैसा बॉडी वैसा सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, मतलब जिस टाइप का आपका बॉडी रहेगा वैसे टाइप का अगर आप गॉसियन सरफेस लोगे ना मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पर पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो आपका गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पी से पास होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा चीज, ये जो बॉडी है जिसके लिए आप लोग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो क्या ये है क्या अंदर? हाँ, मतलब हमारा हमारा गॉसियन सरफेस यहाँ पर कैसा है, मैं लिखता हूं गॉसियन सरफेस कैसा है अपना, स्पेरिकल। कैसा लिया हमने, स्पेरिकल। क्वेश्चन ये आता है क्या स्पेरिकल ही लेने का क्या हमेशा, मैं बताऊंगा इसका आंसर भी आपको बताऊंगा एंड पे जब हो जाएगा ये चीज। ठीक है, देखो पहला क्लियर है, क्लियर है इतना? चलो अब क्या करना है, गॉसियन सरफेस बना लिया, इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल दो। उस फ्लक्स को हम लोग इक्वेट करेंगे कितना चार्ज इसके अंदर है, जो हमारा गॉस लॉ बोलता है। तो पहले क्या करना है, इस सरफेस के लिए क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, ई बार डॉट ए बार बराबर ई बार डॉट ए बार। लेकिन बच्चों देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस बनाया है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस लिया, जिसको मैं बोल रहा हूँ डीएस, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है डीएस, और उसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में डीएस वेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड ही होगा हर पॉइंट पे, सबको इतना क्लियर है, सही बात है। तो बच्चों अगर मेरा गॉसियन छोटा सा सरफेस ये है, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर मैं यहां पे बनाऊंगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या, इस गॉसियन सरफेस पे मैं कहीं पर भी बनाऊंगा, 3D है ना, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है, बराबर है, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब पहले हम लोग इस छोटे से एरिया के लिए क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, फिर टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं बोलता हूं पहले पार्ट में द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइटिसिमल एरिया ds, इनफाइनाइटिसिमल मतलब बहुत छोटा, उस एरिया की वजह से जो फ्लक्स इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, हाँ हम लोग को पता है ना क्या होगा, छोटा सा है इनफाइनाइटिसिमल है तो डी फाई लिखेंगे, क्या हो जाएगा ई बार डॉट डी एस बार, है ना। और अब मैं बोलता हूं एट एवरी पॉइंट ई बार इज पैरेलल टू डी एस बार। इसका मतलब डी फाई का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, ई डी एस कॉस जीरो, पैरेलल है तो जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया ई डी एस, ये हो गया हमारा डी फाई, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो बच्चों इसके लिए मिला, लेकिन हर एक के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि कैसा सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम है।
बराबर। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहां पर आओ, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल बॉडी क्या होगा, इज गिवन बाय, बोलो कैसे दिया जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, या तो हम लोग बोलेंगे सिंपल डी, इसको ही क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं ना d5, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो बच्चों यहाँ पर कैसा कर रहे हैं हम लोग, टोटल करें और साथ में कैसा है, क्लोज बॉडी है ना, ये क्लोज बॉडी मतलब क्या, अब देखो यहाँ पर क्लोज बॉडी के लिए ना यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऐसा साइन आता है, इंटीग्रेशन में एक सर्कल मार्क, सर्कल इंडिकेट करता है क्लोज बॉडी है। क्लोज बॉडी मतलब क्या, ऐसा बॉडी जिसके अंदर नहीं जा सकते ना बाहर आ सकते, जैसे बकेट, बकेट का सरफेस क्या है, ओपन सरफेस है। वही फुटबॉल बोलो, फुटबॉल कैसा है, क्लोज है, ना अंदर से बाहर आ सकते ना बाहर से अंदर जा सकते। क्लियर, गैस अलग चीज है ना, क्लियर है इतना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई, ये क्या है ds, तो कितना हो जाएगा, अब ई तो क्या है हमारा, हर पॉइंट पे देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक यूनिट चार्ज, सॉरी चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से आर क्या रहता है हमारा, आर पे डिपेंडेंसी रहता है, तो आर तो हर पॉइंट पे क्या है सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद क्लोज इंटीग्रल डीएस। अब गॉसियन सरफेस है ना बच्चों, गॉसियन सरफेस है ना, इसका क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे तो स्फीयर का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा E इंटू 4π, देखो अब यहां पर इसका रेडियस कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर, अब कौन सा लेना है, स्मॉल आर लेना है कि कैपिटल आर लेना है, फ्लक्स किसका निकाल रहे हो, गॉसियन सरफेस का, फ्लक्स किसका निकाल रहे हो, गॉसियन सरफेस का, तो क्या आएगा स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब समझो इस बॉडी पे यूनिफॉर्मली चार्ज दिया था ना हमने, तो समझो टोटल कितना है, कैपिटल क्यू है प्लस कैपिटल क्यू है, तो अब मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स कितना मिला हमें, E इंटू 4π आर स्क्वायर, चार्ज कितना एनक्लोज्ड है बोलो, हाँ Q चार्ज है अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये अगर फ्री स्पेस में रहेगा तो इप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, अभी आप लोग को नहीं है लेकिन याद रखना वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जो भी एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं ना वो हमेशा फ्री स्पेस पे वैक्यूम में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या रहेगा इप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इतना क्लियर है क्या, पहले बताओ। अब यहाँ पर आपने 11th में पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायमेंशन के हिसाब से होता है 1D 2D 3D। 1D में हम लोग एक चीज डिफाइन करते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2D के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिमिलरली हम लोग 3D के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले चार्ज के टर्म्स में लिखते हैं, फिर उसको हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में भी लिखेंगे, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस बॉडी में ना कई बार हम लोग को चार्ज नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है चार्ज डेंसिटी, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। पहले इतना क्लियर है क्या ये बताओ, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, हाँ 1/4πε0, ये हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं किसके टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, सिग्मा, सरफेस है ना, क्योंकि ये सरफेस वाला है गॉसियन सरफेस, सरफेस पे क्या होगा कितना, सॉरी अंदर वाला ना, अभी कितना चार्ज है Q चार्ज है, कितने पे, कितने एरिया पे। अब देखो ये चार्ज डेंसिटी के लिए ना कौन, जहां पर चार्ज है उसका एरिया लेने का, एरिया किसका आएगा अंदर वाले का, तो ये क्या हो जाएगा 4π कैपिटल आर स्क्वायर बराबर Q का वैल्यू यहां से रख दो तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, Q कितना मिला हमें सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो 4π कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, E इज इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा के टर्म्स में। बोलो बच्चों इतना क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस वेक्टर आउटवर्ड जा रहा है ना, क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म में वैसा हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो कैसे हो जाएगा, ई बार ये हो जाएगा आर कैप। ये तो हो गया नॉर्मल हमारा डेरिवेशन। अब यहाँ पर कुछ केसेस बनेगा, देखो बच्चों अगर ये पॉइंट, मतलब जरूरी थोड़ी ना हम लोग को हमेशा इस सरफेस से, मतलब जो भी हमारा चार्ज बॉडी है उसके बाहर ही फाइंड करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग ने आउटवर्ड के लिए निकाल लिया। अब मैं बोलता हूँ समझो ये पॉइंट मेरा इस सरफेस पे ही होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, वो कैलकुलेट करें। चलो तो पहले एक बार आप लोग इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहीं पे करता हूं मैं। हाँ तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है ना हमारा इधर का पॉइंट पी का, वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, मतलब पॉइंट पी कहां पर आ जाए, इसके सरफेस पे, तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये क्या था कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ना, तो ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, जो कि क्या है, देखो यहां से अगर हम लोग आर को कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, अपॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये पहला केस। सेकंड केस में अब हम लोग बोलते हैं केस नंबर 2, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इससे छोटा रहेगा अंदर की तरफ, तो क्या होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बोलो बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब इसके अंदर का पॉइंट रहेगा ना तो गॉसियन सरफेस अपना इधर बनेगा, अंदर बनेगा, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, जीरो है ना, चार्ज तो बाहर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है नहीं। और हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था वहां पर देखा था कि आउटसाइड चार्जेस की वजह से फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमारे पास ऐसा स्पेरिकल शेल है तो स्पेरिकल शेल जो कंडक्टर से बना रहता है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल। सो सेकंड एप्लीकेशन पे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि हमें हमेशा जो स्पेरिकल मतलब जिस टाइप का बॉडी है, मतलब इस केस में हम लोग ने स्पेरिकल शेल के लिए गॉसियन सरफेस स्पेरिकल ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया? देखो अब हमें एक्सप्रेशन क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर। अब देखो बच्चों अगर मैंने ये सरफेस था मेरा और मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया तो ये इसको एनक्लोज भी कर रहा है और इसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन क्या था, सेम था हर पॉइंट पे, तो दोनों क्या हो रहे थे उसमें ना, मुझे कॉस थीटा हमेशा मेरा क्या हो रहा था, 1 आ रहा था बराबर, तो सीधा मुझे एरिया निकालना था और कुछ काम नहीं था। लेकिन सपोज मैं इसको ऐसा नहीं लेते हुए ऐसा लेता हूं, ऐसा लेता हूं मतलब क्यूबॉइड टाइप का लेता हूं, तो क्या होगा, क्यूब टाइप का लूंगा तो क्या होगा बोलो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो ना, इधर पे अलग है, 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 मतलब ई का वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो उसमें भी हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, लेकिन उसका डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम आ रहा था। यहां पर तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे हम लोग जैसे देखो उसमें हम लोग ने ई डीएस था ना, तो ई को बाहर लिया था और ऐसा डीएस निकाला था, तो ये चीज हम लोग नहीं कर सकते ना, मतलब क्या, हमें हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और हम लोग पहले से इतना दिक्कत में कि हम लोग को पता ही नहीं है, तो ये कैसे फाइंड करें? इसीलिए कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमेशा सिमेट्री के साथ जाना है। ठीक है, और एक चीज यहां पर देखो हमें फाइनल एक्सप्रेशन जो मिला वो कैसा है, ये ऐसा है ना, अब इसको कहीं देखा देखा लग रहा है,
देखा देखा लग रहा है क्या? हाँ, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला यही तो है। इसका मतलब क्या, स्पेरिकल शेल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज दे रहे हैं तो उससे अगर दूर डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इसका मतलब वो स्पेरिकल सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन नंबर 2। एक चार्ज वायर है, ठीक है, एक कैसा है, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, इसको मैंने चार्ज भी दे दिया। अब बच्चों वही क्वेश्चन है, पॉजिटिव ही क्यों दे, नेगेटिव भी दे सकते हैं ना। हाँ, उसमें भी आप नेगेटिव दे सकते थे, तो उसमें भी देखो जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ने वैल्यू निकाला था, तो आर कैप था ना बाहर की तरफ, उसमें माइनस आर कैप हो जाएगा अगर नेगेटिव लेंगे तो। सेम चीज यहाँ पर ऐसा आउटवर्ड होगा ना अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इनवर्ड हो जाएगा, तो कुछ भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पी पे, किसी एक पॉइंट पी पे। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसा सिमेट्री वैसा गॉसियन सरफेस। तो अब गॉसियन सरफेस आप लोग ही बोलो कैसा लेना चाहिए। हाँ, अब गॉसियन सरफेस कैसा लेना चाहिए, ये सिलेंड्रिकल है तो इसको भी सिलेंड्रिकल लो, इसको भी क्या लो, सिलेंड्रिकल लो। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके ये एक्सिस से कितने दूरी पे है, पॉइंट पी, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, वहां पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन एक छोटा सा सरफेस लो, एरिया वेक्टर ds बार, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब क्या, हमें उसका एंड नहीं पता है, एंड नहीं पता मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वही चीज करेंगे, सेम प्रोसीजर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब देखो दो क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, दो सरफेस बन रहे, दो सरफेस। पहला, एक तो यहाँ ये कर्व सरफेस जो सिलेंडर है, इसका एक कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है ना, और एक ये फ्लैट सरफेस भी तो है। अब फ्लैट सरफेस का क्या है, देखो फ्लैट सरफेस पे क्या होगा, मतलब गॉसियन सरफेस पे दो है, एक तो ये वाला कर्व वाला और एक ये फ्लैट वाला, बराबर, दोनों के लिए फ्लक्स निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग फ्लैट का बात करते हैं। अब फ्लैट में क्या, देखो ये जो वायर है वो कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो मुझे बताओ इसका चार्ज सिर्फ इधर पे ही है ना। अब देखो मैं बोलता हूं पहले, यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू कर्व प्लस फ्लैट। अब फ्लैट वाला क्या हो जाएगा बोलो, ई बार डॉट ds बार और इसका इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों याद रखो हमेशा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लैट वाले के लिए, ये जो फ्लैट वाला इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से देखो ना ऐसा इस साइड पे एरिया वेक्टर ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं ds वेक्टर के लिए, किसके लिए, फ्लैट के लिए। बोलो क्लियर है? इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो फ्लैट वाला क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? चलो इतना क्लियर हो गया। अब बचा क्या, ये कर्व वाला। अब कर्व वाले के लिए देखो, कर्व वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, सेम चीज होगा जो चीज किया था, दोनों पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, तो वही करते हैं। तो हम लोग ने बोला एक छोटा सा एरिया ds वेक्टर ना, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइटिसिमल एरिया ds इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, हाँ ds d5 इज इक्वल्स टू e इंटू ds,
कॉस कितना है 0 डिग्री, सिंस ई बार इज पैरेलल टू ई बार इज पैरेलल टू डी एस बार। क्लियर है इतना? तो ये क्या हो गया, हाँ, तो यहां से हमें मिला d5 इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका इसका जो रेडियस है इसको मैं स्मॉल आर बोलता हूं, और ये वाले का जो कंडक्टर है उसका रेडियस में बोलता हूं कैपिटल आर। ठीक है, और जो हमारा वायर है उसका लेंथ में बोल देता हूं कैपिटल एल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, हाँ d5, ये कितना हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, अब यहां पर क्लोज वाला नहीं आएगा क्योंकि ये सरफेस का हम लोग ने, वैसे तो क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा ई, क्योंकि फ्लैट वाला हम लोग ने अलग कर दिया ना, इसीलिए मैं क्लोज साइन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अगर वो रहता तो दोनों को क्लोज करके ऐसा लिख देते हैं। तो ई इंटू डीएस कितना है बोलो बच्चों, इसका ये कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है, हाँ बहुत बढ़िया, कितना होता है 2 पाई, कौन सा आर, स्मॉल आर इंटू एल, बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगेन अप्लाइंग गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सपोज इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। लेकिन बच्चों याद रखो, हम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए ना चार्ज से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी के टर्म्स में बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल, लैम्डा के टर्म्स में बोलो तो क्यू क्या हो गया हमारा, ये तो ई इंटू 2 पाई आर एल है ना, इक्वल्स टू चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। देखो एल कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये पॉइंट अगर दूर 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 जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर एक आर कैप आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, अब यहां पर भी केस बनाते हैं, केस नंबर 1, ई स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और एक चीज बच्चों, यहां पर ये जो वायर है ना, इसके अंदर वाला बात नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और कैसा हम लोग बात करते हैं ना, थिन के लिए, मतलब वायर क्या है, वायर बहुत पतला होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब हमारे पास एक प्लेन शीट है पतला सा, ठीक है, और कैसा है, इनफाइनाइट है। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है कुछ ना कुछ, है ना, और उसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझो, इसकी वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर ना मैं चार्ज डेंसिटी इसका बोलता हूं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो मतलब इस प्लेट का एरिया क्या है, ए है, चार्ज कितना है, क्यू है, तो उसके लिए सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो अगेन वही चीज, वही प्रोसीजर, क्या करना है, गॉसियन सरफेस फाइंड करना है। अब गॉसियन सरफेस कैसा ले, मैंने बोला जैसा सिमेट्री वैसा लेना है, जैसा सिमेट्री वैसा लेना है। अब यहां पर हमने क्या लिया, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। देखो अब ये तो सिलेंड्रिकल नहीं है, एक्चुअल में यहां पर दो चीज लेते, या तो सिलेंड्रिकल लेते या तो एक पिल बॉक्स लेते। पिल बॉक्स मतलब देखो ऐसा होता है, ये आपने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स के अंदर हम लोग एक छोटा सा ऐसा पतला सा प्लेट जैसा रख सकते हैं ना, हाँ, तो उस टाइप का हमारा गॉसियन सरफेस होगा। अब ये वाला और वो वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कैलकुलेशन सेम ही होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, सेम है।
अब यहां पर देखो दो सरफेस है, एक तो ये फ्लैट वाला और एक ये कर्व वाला। इसका मतलब क्या, यहां पर जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो क्या होगा, एक फ्लैट प्लस एक कर्व, एक फ्लैट और एक कर्व। अब चार देखो प्लेट है, एक प्लेट है ना, प्लेट, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा आउटवर्ड, और इधर ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, बराबर। तो पहले मैं बात करता हूं फ्लैट के लिए, सॉरी पहले मैं बात करता हूं कर्व के लिए। देखो बच्चों, कर्व के लिए, कर्व के लिए अगर छोटा सा एरिया लूंगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड रहेगा, ऐसा, ऐसा आउटवर्ड रहेगा, और यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा। इसका मतलब क्या, एरिया वेक्टर हमेशा ऐसा या ऐसा या ऐसे या ऐसे आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब हर पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। इसका मतलब क्या, फाई सी इज इक्वल्स टू ई बार डॉट डी एस बार, इसका इंटीग्रेशन, बट ई बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस बार, किसके लिए, कर्व के लिए। इसका मतलब कर्व पार्ट की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो। बोलो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। तो फ्लैट की वजह से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू, अब ये तो हट गया ना, बचा क्या ये वाला, तो क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, ई बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन। अगेन मैंने देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, पैरेलल है ना, मतलब ई बार इज पैरेलल टू डी एस बार, मतलब फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई इंटीग्रेशन ds। अब मैंने इंटीग्रेशन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, क्योंकि ये जो एरिया है वो फिक्स डिस्टेंस पे ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ ऐसा बाहर आ जाएगा। ये ds देखो, एक तो फ्लैट सरफेस इधर है और एक फ्लैट सरफेस इधर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों में ही क्या है, पैरेलल है। तो ds देखो, दो फ्लैट सरफेस एरिया आएगा, क्या आएगा, दो फ्लैट सरफेस। अब इस एरिया का प्लेट कितना है, a। अब मैं गॉसियन सरफेस इतना छोटा है, एनक्लोज नहीं कर रहा है, तो मैं गॉसियन सरफेस को क्या कर दूंगा, इस एरिया, मतलब जो प्लेट का एरिया है ना, इंटीग्रेशन के बाद वो फ्लैट सरफेस का भी उतना वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a के बराबर। लेकिन दो सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू टू ए, ई इंटू टू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वापस से वही बोलूंगा, अप्लाइंग क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू एनक्लोज्ड कितना है, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो इक्वेट करो, ई इंटू टू ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। देखो एरिया कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट। तो ये है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ई क्या है, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट, मतलब एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चार्ज पे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी नहीं, चार्ज पे कर रहा है लेकिन चार्ज डेंसिटी बोलो। अब देखो कैसे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, मतलब प्लेट से, अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड को मैंने चार्ज किया, अब इस बोर्ड से चाहे मैं 10 सेंटीमीटर पे बात करूं या 1 किलोमीटर दूरी पे बात करूं, दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्वेश्चन आता है, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये क्या बात हो गया, जबकि हमें आदत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। अब यहां पर एक कंसेप्ट, इसको ऐसे समझो, देखो बच्चों, अब मैं अगर बोर्ड को यहां से देख रहा हूं, तो मेरा जो देखने का नजरिया है, मतलब जो मेरा सर्कल है, पॉइंट ऑफ व्यू वाला सर्कल है मेरा, जो जैसे ऐसे प्रोजेक्शन होता है तो बनता है ना एरिया, ऐसा, तो वो मेरा कितना है, अब मुझे इतना ही दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं दूर जाऊंगा मेरा एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूर जाऊंगा एरिया क्या होगा, और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे हो रहा है, जब हम लोग नजदीक है तो एरिया छोटा है,
और उसके अंदर चार्ज क्या है, कम है, तो चार्ज डेंसिटी, समझ रहे हो, और जैसे ही दूर जा रहा हो चार्ज भी बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी वापस से क्या हो रहा है, फिक्स, कांस्टेंट, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, फिक्स। तो ये था हमारा 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझते हैं ना, एक एग्जांपल्स देख। सपोज कि मेरे पास एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर मैं कुछ चार्जेस को ना कहीं से उठाकर ला रहा हूं। सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस Qn, ठीक है, मैं इनको उठाकर कहीं से यहाँ पर लाकर रख रहा हूं, बराबर। तो जब मैं इनको कहीं से उठाकर यहां पर लाऊंगा, तो जो भी मैं वर्क करूंगा ना, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी इन चार्जेस को लाने के लिए मैं वर्क करूंगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा इन चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वापस से देखो, पहले यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, मैंने एक चार्ज को कहीं से उठाकर यहां पर लाया, तो अगर मैं देखूं तो मैकेनिकल वर्क तो लगेगा, मैकेनिकल वर्क तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क जो है वो क्या है, यहां पर जीरो, मतलब मुझे अपोज करने वाला कोई भी फोर्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, मतलब पहले चार्ज के लिए वर्क क्या रहेगा, जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या रहेगा, जीरो। अब दूसरे चार्ज को लाने जाऊंगा तब पहला वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, अब उस फोर्स को ओवरकम करके मुझे इसको लाना पड़ेगा, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क यहां पर पिक्चर में रहेगा, बराबर। ऐसे करते करते मैं और भी चार्जेस को लाऊंगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क है ना बच्चों, इनके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है, अब उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों सबसे मेन चीज पोटेंशियल एनर्जी आता क्यों है, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम का होता है बिकॉज ऑफ पोजीशन, या तो उस सिस्टम के पोजीशन की वजह से, या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उस सिस्टम के पार्टिकल्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसकी वजह से। जैसे आप देखो ये यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, अब सपोज Q3 को मैंने यहाँ पे कर दिया, Q2 को यहाँ पर कर दिया, या इनका पोजीशन चेंज कर दिया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगा, समझ रहे हो, इसका मतलब वर्क डन अलग हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग हो जाएगा। तो इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी सिस्टम को एक पोजीशन अटेन करने के लिए या उसके कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो भी हम वर्क डन करते हैं, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। इधर यहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेरिवेशन है जहां पर हम लोग पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कि यहां पर मेरे पास एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज है मेरे पास स्मॉल प्लस Q, और एक पॉइंट यहां पर है, इसको मैं पॉइंट B बोलता हूं, इसको मैं पॉइंट A बोलता हूं। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट A से पॉइंट B पे लाके रखना है मुझे, A से कहां पे लाना है, B पे लाना है, बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है। अब इसको इधर लाने के लिए फिर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं। अब देखो हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू ना, जो हमारा मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल फोर्स है जो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे चार्ज को,
तो ये इधर पे आएगा, वो इसके बराबर लेते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक्चुअल में ना इससे थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि अगर उतना लगाएंगे तो फोर्स तो बैलेंस हो रहा है। तो समझो कि अगर मैंने इसका फोर्स से इसके फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन, तो मैं लगाता हूँ 5.01 न्यूटन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फोर्स में ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं होता है और वो अपना काम भी कर दे रहा है, अनबैलेंस फोर्स भी कर दे रहा है। क्लियर है? ये चीज याद रखो। आगे देखो क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिस्टम को एक कॉन्फ़िगरेशन पे लाने के लिए जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे, वर्क डन निकालो, वही वर्क डन हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। सो वर्क डन क्या है, फोर्स एफ बार डॉट डी आर बार, एफ बार डॉट डी आर बार। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे बोलता हूं डी आर बार का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इधर, बराबर। और हम लोग वर्क किसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों का ही डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा हमारा, इधर इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला रहे हैं ना, एफ ई बार डॉट डी आर बार। क्लियर है ना। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ई का वो भी लिख देते हैं, ए से कहां पर ला रहे हैं, बी पे ला रहे हैं, है ना। एफ ई कितना होता है, 1/4πε0, कितना है, क्यू अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूं, आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू आर। समझो ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको मैं आर कैप बोलता हूं, तो ये हो जाएगा आर कैप डॉट डी आर, क्या है, डी आर इंटू माइनस आर कैप, क्योंकि डी आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सही है। अब वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, और हमें पता है वर्क डन ही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0। और सपोज इस चार्ज से पॉइंट ए का जो पोजीशन है उसको मैं बोलता हूं R1 और पॉइंट बी का जो पोजीशन है उसको मैं बोलता हूं R2। सो मैं कहां से कहां पर ला रहा हूं, R1 से R2 पे ला रहा हूं। सही है। तो ये हो जाएगा आर कैप डॉट आर कैप हो गया 1, और बचा क्या, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे क्या बचा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन तो आपने सॉल्व किया होगा। देखो ये क्या हो जाएगा फिर फर्दर, u इज इक्वल्स टू माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा r टू दी पावर -2 dr, और इसका इंटीग्रेशन r1 से r2 तक। x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर। तो अप्लाई करते क्या मिल रहा है, देखो। सो u मिल रहा है यहां से, u इज इक्वल्स टू, u मिल रहा है माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, देखो ये हो जाएगा r टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। और लिमिट रख देते हैं हम लोग r1 से r2। सो u क्या हो रहा है यहाँ से, माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा, देखो ये तो -1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन r हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो r1 से r2। सो u इज q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 इज नथिंग बट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो ये होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब कभी भी डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम का, और एक बार पोटेंशियल को भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है उसको साथ में बोलेंगे। अभी के लिए एक चीज याद रखो, हम लोग मोस्टली जो रेफरेंस पॉइंट है जो यहाँ पर, वो हम लोग चूज करते हैं इन्फिनिटी को। रेफरेंस पॉइंट्स क्या करते हैं, इन्फिनिटी चूज करते हैं, मतलब जहां से इस चार्ज को हम लोग लाने का स्टार्ट कर रहे हैं
तो ये जो R1 है ना, इसको मैं इन्फिनिटी मान के चल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो q ये होता है 1/4πε0, और R2 को अब मैं क्या बोल देता हूँ, जनरली R बोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा Q, कैपिटल Q अपॉन, हाँ R हो गया। सो ये होता है, अगर इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट रहा तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहां से ना बच्चों देखो एक एक चीज निकलता है, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर करता हूं, ये u है ना, सो u को मैं ऐसे फर्दर लिख सकता हूँ क्या, u 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल Q, और इसी को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r इंटू ये Q बोलता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। या तो मैं Q को Q1 बोल देता हूँ और कैपिटल Q को Q2 बोल देता हूँ। सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R इंटू Q2, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q2 अपॉन R इंटू Q1। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट में आप लोगों को क्वांटिटी दिख रहा है ना, इस चीज को हम बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं V से। अब ये हो जाता है U इक्वल्स टू V, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ चार्ज 1, ठीक है, और ये हो जाएगा Q2, मतलब ये फंक्शन है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, और ये क्या हो जाएगा V फंक्शन ऑफ Q2, और ये Q1। अब पोटेंशियल अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो क्या हो जाएगा, U अपॉन Q हो जाएगा। अब ये Q क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग ने बात किया था सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में, हम लोग बोल रहे थे, तो सपोज Q1 है यहाँ पर और Q2 है यहाँ पर, अगर मैं Q1 का स्टडी कर रहा हूँ और Q2 को कहीं से उठाकर ला रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये V ऑफ Q1 क्या है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, वो VQ1 है, V1 है मतलब, ठीक है। और यहां पर डिवाइड किसको करूंगा फिर मैं, Q2 को, तो Q2 मेरा क्या होगा, टेस्ट चार्ज। इस पे बात करो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इतने डिस्टेंस पे, बराबर। तो यहां पर मेरा टेस्ट चार्ज कौन सा है, Q1, तो Q1 को डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ये जो चार्ज है ना, ये क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। हमेशा ये जो चार्ज डिवाइड करेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा। अगर कंफ्यूजन हुआ तो क्या याद रखने का, टेस्ट चार्ज होगा। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल इंटू पोजीशन, सॉरी पोटेंशियल इंटू टेस्ट चार्ज, है ना, पोटेंशियल इंटू टेस्ट चार्ज, खत्म, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। बोलो क्लियर है क्या। अब जैसे इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे थे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना हमेशा इन्फिनिटी से लाएंगे, हम लोग किसी एक पॉइंट से इधर भी ला सकते हैं, तो एक तरीके से चेंज हो गया ना। अगर चेंज के फॉर्म में मैं बात करूंगा, तो चेंज के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, डेल्टा, सॉरी डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन Q, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, है ना। इसको फर्दर हम लोग अगर आगे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन, सॉरी V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 अपॉन Q, और ये W2 माइनस W1 अपॉन Q, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है पोटेंशियल, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब जो यूनिट चार्ज के लिए जो भी हमारा एनर्जी है ना, एक सिंगल चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो जूल होगा, आपको पता है।
और कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कन्वर्जन भी आपको पता है। क्लियर है? अब देखो एक चीज यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक कंसेप्ट आता है जीरो पोटेंशियल करके। क्या? जीरो पोटेंशियल। अब बच्चों जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या? जीरो पोटेंशियल मतलब क्या ना, देखो जीरो पोटेंशियल हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं मतलब किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं, बराबर। किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी या हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ना उसका जीरो को सेट करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमने इस सिस्टम के लिए जीरो वैल्यू, जीरो पोटेंशियल एनर्जी या जीरो पोटेंशियल हमने इस पॉइंट को माना है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या? वो पॉइंट जहां पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? जीरो। और वो क्यों लेते हैं? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए हम लोग एक पॉइंट सेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जीरो मान के चलते हैं। फिर उसके रिस्पेक्ट में हर वैल्यू को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम अगर पॉइंट चार्ज का बात करें, पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं या जीरो पोटेंशियल पॉइंट लेते हैं, वो हमारा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, उसको हम क्या मान के चलते हैं? इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या, पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? जीरो। अब पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? बोलो V इक्वल्स टू 1/4πε0। अभी देखा ना हमने, Q अपॉन R। अब बच्चों देखो, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी मानता हूं और मैं रेफरेंस पॉइंट क्या बोलता हूं? जहां पे मेरा पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो देखो ना, R अगर इन्फिनिटी हुआ तो ये चीज क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। बराबर जो हम लोग मान के चल रहे हैं। एक और चीज, और अगर हमारा पॉइंट चार्ज की जगह में अगर समझो पॉइंट चार्ज नहीं है, कुछ और है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? है ना, जैसे कि मैं बोलता हूं अर्थ के केस में, अर्थ के केस में मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं ना, हमारा जो पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं ना हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थ के पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। मतलब जो घर में जो अर्थिंग दिया जाता है ना, जो ग्राउंड बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं? जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं, और उसके लेवल पे हम लोग पोटेंशियल को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो ये था जीरो पोटेंशियल का कंसेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों एक चीज यहां पर एक फॉर्मूला आता है, E इक्वल्स टू माइनस dV/dx। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जनरली ये 1D के लिए ये जनरली ऐसा होता है, E बार इक्वल्स टू माइनस डेल V। अब ये चीज होता है ना हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये 3D केस में तीनों के लिए एप्लीकेबल है, बराबर। ये डेल का मतलब होता है हमारा dou/dou x आई कैप प्लस dou/dou y जे कैप प्लस dou/dou z के कैप। अब 1D है तो सिर्फ ये आया, देखो d/dx हो गया। अब 2D 3D भी रहेगा तो ये भी आएगा। अबे तुम लोग को है नहीं, बट ये याद रखो, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप लोग कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।